सभी प्रतिभागियों को नमस्कार। कल हमने वाच्य परिवर्तन के टॉपिक को पूरा किया था 2 भागों में। मैं समझता हूं कि आपने अभ्यास किया होगा वाच्य परिवर्तन का और निश्चित रूप से आप उसमें सफल रहे होंगे। रीट बेस पर समस्त उदाहरण इसी तरह के पूछे जाएंगे जो हमने कल बताए थे। सेकंड ग्रेड और स्कूल लेक्चर में थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है, वो लकार से संबंधित हो सकता है, क्योंकि रीट में केवल लट लकार होता है, केवल 9 रूप आपको याद रखने होते हैं। सेकंड ग्रेड और स्कूल लेक्चर में हो सकता है जहाँ 2-2 कर्म वाले कुछ क्रियाएं होती है, वहाँ वाच्य परिवर्तन में कुछ विशेष बात पूछी जा सकती है। जैसे मान लो गाम पय दोग्धी है, तो वहाँ 2 कर्म है, तो हम किसको बदलें? तो ऐसी स्थिति में हम जो कारक पढ़ेंगे और उसमें एकत्रितम से सूत्र में कुछ 16 धातुएं आएगी, उनमें प्रारंभिक जो 12 धातुओं का जब द्विकर्मक में हम वाच्य परिवर्तन करते हैं तो वहाँ गौण कर्म बदलते हैं। ये जब हम कारक प्रकरण पढ़ेंगे तब एकत्रितम से सूत्र के अंतर्गत और इसको अच्छी तरह से समझेंगे। तो आज हम एक दूसरे टॉपिक के साथ उपस्थित हैं और टॉपिक का नाम है समास। समास शब्द देखिए, समास का टॉपिक हर परीक्षा में प्रश्नव्य है और समास जब हमको आ जाते हैं तो उसके साथ साथ कुछ कारक का भाग भी तैयार होता रहता है। कारक और समास दोनों एक दूसरे से संबंधित भी है, क्योंकि जब हम व्यधिकरण तत्पुरुष को पढ़ते हैं तो व्यधिकरण तत्पुरुष में विभक्तियों के नाम से प्रश्न आते हैं, तो वो विभक्तियां हम कारक प्रकरण के द्वारा और अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे। तो वहां भी जो नियम हम पढ़ेंगे वो हमको इसमें समास में भी उपयोगी साबित होंगे। समास में क्या प्रश्नव्य है, कैसे पढ़ा जाए? शब्द बहुत ज्यादा होते हैं और हमको उत्तर जो पढ़े, जिस विषय वस्तु को हमने पढ़ा है समास की को, उसके आधार पर हमको वह उत्तर देना होता है। तो किस तरीके से उनको सरल किया जा सकता है, हमारा ये प्रयोजन है कि समास को हम सरल से सरलतम तरीके से और सभी शब्दों का उत्तर भर सकें, उसके आधार पर समास को पढ़ रहे हैं। तो देखिए, 0 लेवल से स्टार्ट करना है। समास के बारे में 1-2 बार इस तरह के प्रश्न आए कि भाई यहां समास कौन सा है। जैसे एक शब्द लिखा कवि कौशलम, एक दूसरा शब्द लिखा मैंने राजधर्म, एक शब्द लिखा मैंने गुरोर दर्शनम, एक लिखा मैंने चंद्रिका दर्शनम। अब देखिए, चारों उदाहरणों में यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक समास है, लेकिन ये प्रस्तावना प्रश्न है आपका। अब ये पूछा गया कि इनमें से समस्त पद कौन सा नहीं है। अब ये पूछा गया कि इसमें से समस्त पद कौन सा है, तो हमने देखिए समस्त पद पहचानने की प्रक्रिया क्या है। इस तरह के भी प्रश्न आ सकते हैं। तो देखिए, इसका उत्तर ये है, गुरोर दर्शनम समस्त पद नहीं है। ये एक विग्रह वाक्य है। समास में 2 ऑप्शन होते हैं, एक विग्रह और एक समस्त पद। तो याद रखें, समस्त पद की और विग्रह की क्या अंतर होता है, किस तरीके से, किस पहचान से हम देखें कि ये समस्त पद है कि नहीं है। तो सबसे पहला काम, समस्त पद वो होता है जिसका दोनों शब्दों में पहला शब्द उसका मूल शब्द के रूप में दिखाई देता है। अगर मान लो वो मूल शब्द नहीं है और उसकी कोई विभक्ति आ गई साथ में, तब वो समस्त पद नहीं है, कुछ अलुक समासों को छोड़कर। वो तो गिने चुने समास है अलुक के। तो गुरोर दर्शनम
इसलिए यहां देख रहे हैं आप, गुरो में पंचमी षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन होने के कारण ये आपका समस्त पद नहीं है, ये केवल विग्रह है। और बाकी में देखो, चंद्रिका मूल शब्द है, चंद्रिका का दर्शन। राजधर्म में राजन शब्द होता है, जो शब्द न वाले शब्द होते हैं, नकारांत शब्द होते हैं, नांत शब्द होते हैं, उनका समास में उस न का लोप हो जाता है। कोई भी शब्द हो, जैसे राजधर्म है लिखा है, जैसे आत्म तत्व लिखा, आत्मन शब्द होता है, जैसे प्राणी धर्म होता है, प्राणीन शब्द होता है, तो वहां न का लोप हो जाता है समस्त पद में, इसलिए वहां राजधर्म। तो ये तीन समस्त पद है, लेकिन ये समस्त पद नहीं है, ये एक विग्रह। यहां से हमने स्टार्ट किया। अब हम पहचानेंगे कि निम्नलिखित में से समस्त पद कौन सा है, या सामासिक पद को, दोनों नाम आएंगे, समस्त पद भी आ सकता है, सामासिक पद भी कहलाया जा सकता है। उसकी पहचान आपको इस तरीके से करनी है। सामासिक पद वो नहीं है जिसके पहले पद के बाद में विभक्ति दिखाई दे रही हो, वो समस्त पद नहीं है। तो यहां से अब देखिए, अब समास क्या है, इसका मतलब यहां दो तीन परिभाषाओं के रूप में पूछा जा सकता है, किसी भी तरह का ऑप्शन आ सकता है। समसनम समासे भी कह सकते हैं, पदानाम मेलनम समासे भी कह सकते हैं, और अनेकेसाम पदानाम एकीकरणम समास है, यह भी कह सकते हैं। बात एक ही है तीनों की। पदों का मेल समास कहलाता है, वर्णों का मेल संधि कहलाता है, लेकिन जो लाक्षणिक ग्रंथों में समास की परिभाषा मिलती है वो यह है, सम असनम समास है। सम उपसर्ग है, अस धातु है, और उसमें घ प्रत्यय करके समास शब्द बनता है। ये समास शब्द की व्युत्पत्ति है। समास में क्या क्या है, सम उपसर्ग है, अस धातु है और घ प्रत्यय है। इस तरीके से समास शब्द पुल्लिंग में प्रयोग किया गया। पहली परिभाषा के रूप में सम असनम समास, यानी पदों को सही रूप से, सम यानी सम्यक रूप से, असनम यानी स्थापित करना, रखना, मिलाना, उसका नाम क्या है, समास है। इसका मतलब भी यही, पदों का मेल समास कहलाता है। इसका मतलब भी यही है, अनेक पदों का एकीकरण, अनेक पदों से एक पद बनाने का नाम अनेकेसाम पदानाम एक पदी भाव समास है, अथवा अनेकेसाम पदानाम एकीकरणम समास है। अनेक पदों को मिला करके एक पद जब बनाया जाता है तब उसका नाम समास है। प्रथम लक्षण पढ़ा हमने, परिभाषा पढ़ी, और उसके साथ साथ समास शब्द की व्युत्पत्ति पढ़ी कि समास शब्द कैसे बनता है। सम उपसर्ग है, अस धातु है, घ प्रत्यय है, पुल्लिंग शब्द है, और ये इसकी परिभाषा के रूप में। नंबर 2 पर जब हम चलते हैं तब ये कहा जाता है कि क्यों समास क्यों पढ़ा जाए, क्या प्रयोजन है, क्या आवश्यकता है समास की। समास को अगर हटा दिया जाए तो क्या परिवर्तन हो जाएगा, क्या अंतर आ जाएगा, क्या कमी रह जाएगी, क्या जरूरत है समास की। तो उसके प्रयोजन के रूप में कहा कि संक्षिप्तीकरणम, अर्थात समास इसलिए पढ़ा जाता है कि एक बड़े वाक्य को छोटा वाक्य बनाया जाए, जिसमें बहुत सारे पद आ गए, उन पदों से एक पद बना दिया जाए, तो संक्षिप्तीकरण का नाम समास है। जैसे हमने लिखा एक वाक्य, एक शब्द लिखा, जैसे राम है, लक्ष्मण है, भरतय च, रामय च, लक्ष्मणय च, भरतय च। अब देख रहे हैं इस वाक्य में 6 पद दिखाई दे रहे हैं। राम, च, फिर लक्ष्मण, फिर च, फिर भरत, फिर च। ऐसी स्थिति में अब इससे एक ही शब्द बनेगा, राम लक्ष्मण भरता। अब यहां 6 पदों को हटा करके उसकी जगह एक पदीकरण किया गया, एक पद बनाया गया, तो संक्षिप्त हुआ। जहां हम 6 पदों की विभक्तियों पर ध्यान देंगे वहां सिर्फ एक जगह ध्यान देना होगा। इसलिए समास का प्रयोजन क्या होगा, संक्षिप्तीकरणम समास प्रयोजनम। इसके बाद नंबर 3 पर आता है कि समास में
एक तो समस्त पद होता है जिसको सामासिक पद भी कहते हैं, और एक उसका विग्रह होता है समास विग्रह में। और विग्रह के दो प्रकार होते हैं, एक लौकिक विग्रह होता है और एक अलौकिक विग्रह होता है। समास का प्रयोजन संक्षिप्तीकरण हुआ। समास में दो बातें महत्वपूर्ण होती है, एक समस्त पद होता है और एक समास विग्रह होता है। समस्त पद को दूसरे नाम से सामासिक पद के नाम से भी जाना जा सकता है, और विग्रह के वाक्य के रूप में इसको लौकिक और अलौकिक के रूप में भी दो विग्रह के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। एक लौकिक विग्रह होता है और एक अलौकिक विग्रह होता है। अब लौकिक विग्रह में देखिए आप, लौकिक विग्रह का मतलब है जिसका प्रयोग लोक में किया जा सकता है, जैसे राम च लक्ष्मण च। तो अब देखिए इसमें राम च लक्ष्मण च ये लौकिक विग्रह है, और अलौकिक विग्रह है राम सु लक्ष्मण सु। अब इसमें देखिए लौकिक विग्रह से तात्पर्य है कि जिसका हम लोक में भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अलौकिक विग्रह का मतलब है जिसका लोक में प्रचलन नहीं कर सकते, लोक में जिसको बोला नहीं जा सकता। तो ये दो तरह के विग्रह, लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। जहाँ विभक्ति के प्रत्ययों को दर्शाया जाए वो अलौकिक विग्रह है, जहाँ विभक्ति लिखी जाए वो आपका लौकिक विग्रह है। इसके बाद देखिए समस्त पद, सामासिक विग्रह और विग्रह वाक्य। इसके पश्चात आता है समास के भेद। समास कितने प्रकार के होते हैं? अब यहाँ भी देखिए अलग अलग तरह के प्रश्न आ सकते हैं। हालांकि रीट के अंतर्गत तो इसके रूप में केवल आपको उत्तर भरना है। समास है पंचधा, यानी समास 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर वहाँ थोड़ा सा ये याद रखें कि अगर कोई ऐसा एक नाम आता है, भट्टोजी दीक्षित, या उसकी पुस्तक का नाम सिद्धांत कौमुदी, और उसके अनुसार पूछा जाता है, तब आपको उत्तर चतुर्धा भरना है। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड व्याकरण के लिए अगर इस तरह का प्रश्न आ सकता है, उसमें पूछा जा सकता है। संस्कृत ग्रेड सेकंड में भी संस्कृत डिपार्टमेंट के एग्जाम्स के अंतर्गत पूछा जा सकता है। तो हाँ देखिए, भेद के रूप में पढ़ते हैं तो आपको उत्तर रीट के एग्जाम्स के अंतर्गत समास है पंचधा, यानी समास कितने प्रकार के होते हैं, तो वहाँ आपको पंच उत्तर भरना है। लेकिन मान लो कभी इस तरह का भी प्रश्न आ जाता है कि भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी में अपनी जो रचना है उसमें समास के कितने भेद बताए, तो वहाँ आपको चतुर्धा भरना है, 4 भरना है। तो यहाँ पंचधा के रूप में जो 5 समास है उनके नाम पूछ सकता है, तो वहाँ ये याद रखें, केवल समास, दूसरा है अव्ययी भाव, तीसरा है तत्पुरुष, चौथा है बहुब्रीहि, और 5वां है द्वंद्व। केवल समास है, अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि, द्वंद्व। 5 प्रकार के जो समास है उनके इस तरीके से नाम बताना है, और जो चतुर्धा कहता है उसके आधार पर ये 4 हैं। उसमें इसको नहीं माना और उसने इसको इसी में माना, अव्ययी भाव समास में। भट्टोजी दीक्षित ने केवल समास को एक अलग समास नहीं मान करके उसको भी किस में माना है, अव्ययी भाव समास में। तो समास 5, समास 4 दीक्षित के मत में। यहाँ इसको थोड़ा सा चेंज कर सकता है परीक्षक, वो इस तरह पूछ सकता है कि भाई ये किस तरह का समास हुआ यहाँ पर। यहाँ
एक पद का दूसरे पद के साथ समास हुआ, सुबंत का सुबंत के साथ हुआ, इस तरह के भी प्रश्न आते हैं, लेकिन वो रीट के आधार पर नहीं है। रीट में केवल यही समास कितने हैं, तो 5 नाम आ जाए तो उसका 4 भरना है। अब इसके बाद अगला, इस प्रस्तावना में, समास की प्रस्तावना में अगला बिंदु आता है कि इन समासों की 5 जो भेद हुए उनकी क्या क्या परिभाषाएं हो सकती है, क्या कहेंगे हम, केवल समास किसको कहेंगे। तो अब यहाँ इसकी सबसे पहले इसकी परिभाषा के रूप में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले केवल समास की परिभाषा पढ़ी, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समास है। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समास है, यानी जहां पर जिस समास की कोई विशेष संज्ञा नहीं होती, विशेष संज्ञा से रहित जो समास है उसका नाम केवल समास है। यानी जिस समास को हम कोई विशेष नाम नहीं देते, विशेष संज्ञा नहीं देते, उसका नाम क्या है, केवल समास। अब वो विशेष संज्ञा क्या है, वो विशेष संज्ञा ये 4 है। तो ये 4 नाम की जो विशेष संज्ञा है, यानी जिस समास को हम अव्ययी भाव नहीं कह सकें, जिसको तत्पुरुष नहीं कह सकें, जिसको बहुब्री नहीं कह सकें और जिसको द्वंद्व नहीं कह सकें, और फिर भी अगर वो समास हो तब उसको केवल समास कहा जाएगा। जिसके 4 नाम रख दिए हमने, समस्त पद के 4 नाम रख दिए, लेकिन ऐसा कोई समस्त पद आ जाए जिसको हम ये 4 नाम दे ही नहीं सकें, तब उस समास को हम क्या कहेंगे, केवल समास। इसलिए यहां इसके आधार पर इसका एक सूत्र दिया, सह सुपा, जिसको विग्रह के रूप में लिखा सुप सुपा, अर्थात एक सुबंत का दूसरे सुबंत के साथ जो समास होता है उसका नाम केवल समास। इस सूत्र के द्वारा, सह सुपा के द्वारा, यद्यपि सभी सुबंत का सुबंत के साथ समास है, लेकिन जिसको हमने ये नाम दे दिए, जिसको अव्ययी भाव कह दिया, जिसको तत्पुरुष कह दिया, जिसको बहुब्री कह दिया और जिसको द्वंद्व कह दिया, वो केवल समास में नहीं जाएंगे। लेकिन जिसका नाम ये 4 नहीं रखे गए और फिर भी अगर वो समस्त की श्रेणी में आता है, तब उसका नाम केवल समास। इसलिए चारों समासों की परिभाषा से भिन्न इस समास की परिभाषा है, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समास है। इसके बाद दूसरा समास देखिए, अव्ययी भाव समास। इसकी परिभाषा के रूप में, प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान है, अव्ययी भाव समास है। ये अव्ययी भाव समास की परिभाषा है। प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान है, जहां पदों की प्रधानता के बारे में समास आते हैं और पूछा जाए कि पद प्रधानता की दृष्टिकोण से समास कितने प्रकार के हैं, तब 4 उत्तर भरना है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्री और द्वंद्व के रूप में। क्योंकि वहां उसकी परिभाषा अलग है। जहां पदों की प्रधानता के बारे में अगर समास का प्रश्न आता भेद के रूप में, तब ये 4 उत्तर है। तो प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान है, अव्ययी भाव समास है, जिसमें प्राय पहला पद प्रधान होता है, पहले पद पदार्थ प्रधान होता है, पहले पद का अर्थ प्रधान होता है, तो उसका नाम क्या है, अव्ययी भाव समास है। यहां ये शब्द लिखा है प्रायेण, ये इन 4 में ही आएगा। प्रायेण का तात्पर्य है कि प्राय जिसमें पूर्व पदार्थ प्रदान होता है वो अव्ययी भाव समास है। प्राय से तात्पर्य है कि ऐसा जरूरी नहीं कि सारे ही पद पूर्व पद प्रदान हो और वो अव्ययी भाव होता हो, यानी एक ही पद ऐसा नहीं हो जिसका पूर्व पद प्रदान नहीं हो। तो इसमें इस प्रायण कह करके ये कहा गया कि अधिकांश उदाहरण इस तरह के होंगे, लेकिन हो सकता है कोई उदाहरण इस तरह का नहीं भी हो, इसके लिए प्रायण शब्द का प्रयोग किया गया। क्योंकि कई ऐसे अव्ययी भाव समास जब हम पढ़ेंगे तो कई ऐसे भी उदाहरण आएंगे जिसमें पूर्व पद प्रदान नहीं होगा, जिसमें उत्तर पद प्रदान होगा, जिसमें अन्य पद प्रदान होगा। ऐसे भी अव्ययी भाव समास के उदाहरण होंगे। जैसे एक उदाहरण पढ़ेंगे हम, शाक प्रति, और एक पढ़ा मैंने उपकृष्णम। तो देख रहे हो, शब्द से ही पता लग रहा है उपकृष्णम में उप प्रदान है, पहला पद प्रदान है, क्योंकि अव्ययी भाव में अव्यय प्रदान होता है।
तो ये अव्ययी भाव समास है और उसका उप पहला पद है, पहला पद प्रधान है, जबकि यहां अव्यय बाद में है, ये उत्तर पद प्रधान है। तो प्रायण से तात्पर्य है कि समस्त उदाहरण पूर्व पद प्रधान के ही नहीं होंगे, कुछ उदाहरण ऐसे भी हो सकते हैं जो उत्तर पद की प्रधानता लिए हुए होते हैं। इसके बाद आता है तत्पुरुष समास की परिभाषा। तत्पुरुष समास की परिभाषा है प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान है, उत्तर पद प्रधान है या उत्तर पदार्थ प्रधान है। प्राय जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है उसका नाम तत्पुरुष समास है। अब यहां भी प्रायण लिखा, इसका मतलब इन सभी में प्रायण आएगा, और प्रायण से तात्पर्य है कि अधिकांश ऐसा ही होता है, लेकिन हो सकता है कोई उदाहरण ऐसा भी हो जिसमें उत्तर पद प्रधान नहीं हो, जिसमें दोनों ही पद प्रधान हो। जैसे ये लिखा, एक उदाहरण आता है ना, कृष्ण च सारंग च। अब यहां दोनों ही पद प्रधान है, लेकिन फिर भी समास यहां कौन सा है? तत्पुरुष। तो ये जरूरी नहीं कि सारे उदाहरण इस तरह के हों, लेकिन अधिकांश उदाहरण इस तरह के होंगे, यानी परिभाषा इस तरह की होगी। इसके बाद आता है बहुब्री समास। बहुब्री समास की परिभाषा है प्रायण अन्य पद प्रधान है, अन्य पदार्थ प्रधान है, बहुब्री, जिसमें प्राय अन्य पदार्थ प्रधान होता है, पूर्व पद भी नहीं होता, उत्तर पद भी नहीं होता, जिसमें कोई अन्य पद प्रधान होता है उसका नाम बहुब्री समास है। जैसे पीतांबर है, पीतम और अंबरम, पीला वस्त्र, यह प्रधान नहीं है, पीला वस्त्र धारण करने वाला वो व्यक्ति प्रधान हो गया, इसलिए यहां पीतम अंबरम यस्य से पीतांबर है। इसके रूप में प्रायण अन्य पदार्थ प्रधान होगा। और लास्ट में है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में कहा प्रायण उभय पद प्रधान है, द्वंद्व समास है। प्राय जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसका नाम द्वंद्व समास है। तो याद रखें, पूर्व, उत्तर, अन्य और उभय, यही इसकी चारों समासों की पहचान है। प्राय, प्रायण पूर्व, पूर्व, उत्तर, अन्य और उभय, ये चार शब्द याद रखते हैं। इसके आधार पद की प्रधानता के रूप में विशेष संज्ञा के रूप में समास कितने होते हैं? 4, और वैसे समास कितने हैं? 5। इस तरीके से ये इसकी परिभाषा के रूप में। अब पढ़ते हैं इसके आगे। अब एक एक समास के उदाहरणों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं केवल समास, सबसे छोटा समास, केवल नाम मात्र का समास, जिसकी परिभाषा पूछी जा सकती है। परिभाषा याद रखें और उदाहरण 2-3 उदाहरण याद रखने इसमें। विशेषकर ज़्यादातर यही उदाहरण पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा का जो स्तर है वो एक सामान्य है, और सामान्य स्तर के रूप में मुश्किल से 3 उदाहरण या 4 उदाहरण आप याद रखें केवल समास के। इसमें आपका केवल समास समाप्त होगा, और जो मुख्य समास है वो उसके बाद पढ़ेंगे। तो केवल समास में देखिए, एक उदाहरण तो है इसका, जैसे भूतपूर्व है। अब समास में क्या क्या पढ़ना होता है समास के उदाहरणों में? एक तो समस्त पद, और एक इसका ये विग्रह है पूर्वम भूतः। भूतपूर्व ये तो समस्त पद है, सामासिक पद है, और ये इसका विग्रह वाक्य है। विग्रह याद रखना है, उससे क्या समस्त पद बनेगा वो याद रखना है, और तीसरी बात उसमें समास कौन सा है ये याद रखना है। अगर भूतपूर्व आता है तो प्रश्न आएगा भूतपूर्व इत्यत्र कै समास है, तब आपको उत्तर भरना है केवल समास।
या प्रश्न आएगा भूतपूर्व इत्यस्य विग्रह किम, तो आपको ये लिखना है पूर्वम भूत है। इसके बाद एक दूसरा है जिनमें ये इव का प्रयोग हो, जैसे जीमु तस्येव, इसकी सीधी पहचान है जीमु तस्य इव। ये अगर उत्तर पद में आए इव, तब और कोई समास नहीं होगा, वह केवल समास ही होगा। तो इसमें तो याद रखने की बात ही नहीं है। इसमें तो ये देख लें कि अगर एक पद के बाद इव लिखा हुआ है तो इव के साथ वह केवल समास ही होता है, क्योंकि इव के साथ और कोई समास नहीं होता। और दूसरी बात, इव के साथ जब भी समास होगा तो उसमें विभक्ति भी सुरक्षित रहेगी, यानी ये एक तरह से ऐसे समास अलुक समास भी कहलाते हैं, क्योंकि समास के अधिकांश उदाहरणों में विभक्ति का लोप होता है पहले पद के बाद, जैसा कि मैंने उदाहरण में स्टार्ट में समझाया था, वो लुक समास है। और जिस पद में अगर विभक्ति भी साथ रहे और फिर भी अगर वह समास हो जाता है, उसको समास नाम दिया जाता है, तब उसका एक नया नाम और होता है, उसको अलुक समास भी कहते हैं। प्रश्न आता है निम्नलिखित में से अलुक समास कौन सा है? सीधा उत्तर है अलुक समास वही है जिसके पहले पद में विभक्ति आ रही है, उसका नाम अलुक समास। तो इसमें जीमु तस्य आ रहा है, से आ रहा है, षष्ठी विभक्ति है, इसका मतलब यहाँ ये अलुक समास भी है और अलुक समास के साथ साथ ये केवल समास भी है। केवल समास का अलुक समास है, ये याद रखें। तो इव के साथ हमेशा विभक्ति आएगी। एक उदाहरण है जैसे वागर्था व्यू, और विग्रह है इसका वागर्थौ इव। यहां भी इव आ रहा है और यहां भी विभक्ति सुरक्षित है। वागर्थौ प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है और द्विवचन में औ आ रहा है, और जब दोनों को मिलाकर के समस्त पद को जोड़ा जाएगा, सामासिक पद किया जाएगा, तो संधि की उपस्थिति में संधि भी करनी होगी, तो यहाँ अयादि संधि करेंगे, औ की जगह आउ आदेश होगा, तो वागर्था व्यू ऐसा करेंगे। इसी तरह से जैसे न के साथ कोई समास हो, जैसे नेक धा, न एक धा, यानी जहां न के स्थान पर न ही लिखा गया हो, न के स्थान पर जब अन लिखते हैं या अ लिखते हैं तब वो नए तत्पुरुष में चला जाता है, लेकिन न के साथ जब न का ही प्रयोग किया जाए और उसकी स्थिति में वह सामासिक प्रयोग किया जाए तो वो अलुक समास है। तो नेक, नेक धा, इस तरह के जो शब्द हैं उनमें भी कौन सा समास कहलाएगा? केवल समास। तो केवल समास में अधिकांश ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये 4 उदाहरण पढ़ने हैं। इसके बाद केवल समास समाप्त हो जाता है। 4 उदाहरणों के साथ, एक परिभाषा के साथ केवल समास समाप्त होता है। इनको ही इसके साथ याद रखना है। और अब हम अव्ययीभाव समास प्रकरण पढ़ रहे हैं, उसके उदाहरण के आधार पर अब देखिए मुख्य समास पढ़ रहे हैं। केवल समास एक नाम मात्र का समास है। अव्ययीभाव समास पहला विशेष समास, परिभाषा हम पढ़ चुके हैं, प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययीभाव। अब अव्ययीभाव समास में क्या विशेष बातें होती है, कैसे हम पहचान करें? देखिए एक एक समास को पढ़ेंगे हम आराम से और बिल्कुल सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। केवल समास पूरा पढ़ लिया आपने, 4 उदाहरण आपको याद रखने हैं। अव्ययीभाव में सबसे पहली विशेष बात क्या होती है? देखिए अव्ययीभाव की सबसे पहली विशेष बात है कि एक तो जो सामासिक पद होगा वो एक अव्यय के रूप में होगा। पूरा जो सामासिक पद है वो एक अव्यय की भांति होता है और अव्यय के रूप में एक है इसका जो पहला पद है, प्रथम पद, वो भी एक अव्यय होता है। कुछ विशेष नियमों को छोड़कर, जैसे एक सूत्र पढ़ेंगे नदी विश्चय, तो वह नदी के साथ संख्या आएगी। ऐसे विशेष उदाहरणों को छोड़कर जो मुख्य अव्ययीभाव समास के उदाहरण होते हैं उनमें पहला पद एक अव्यय होता है और दोनों पद मिलकर के भी एक अव्यय का रूप धारण कर लेते हैं। और उसके पश्चात
अव्ययीभाव समास से बना हुआ समस्त पद नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है। इसको अच्छी तरह याद रखें, एक अव्यय के रूप में, इसलिए उसकी अंतिम जो स्थिति होती है पद के अंत में, वो नपुंसक लिंग में क्या हो सकता है। नपुंसक लिंग में शब्द के अंत में प्रथम व्यक्ति एकवचन में किसका रूप होता है। जब उसको नाम ही अव्यय दे दिया तो उसमें विभक्ति एक ही होगी, एक ही रूप के रूप में आएगा। तो उसमें देखिए, कोई भी नपुंसक लिंग शब्द या तो अकारांत शब्द है, अकारांत या आकारांत, उस शब्द के पश्चात समास पद बना करके उसके लास्ट में ये जोड़ा जाता है। इसके पश्चात जितने भी अन्य स्वर हैं उनके स्थान पर उनसे संबंधित ह्रस्व स्वर किया जाता है और उसके पश्चात सु का लोप करते हैं। कहने का तात्पर्य, सु के स्थान पर कोई विसर्ग आदि का प्रयोग नहीं होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण इसका चौथा बिंदु है कि या तो अव्ययीभाव समस्त पद जो होगा उसको देखें हम तो कितनी सरल परिभाषा है। पहला पद कोई अव्यय आएगा उपसर्ग के रूप में या कोई अव्यय के रूप में, और उस पद के अंत में दोनों पदों का जब समास करेंगे तो उसके अंत में अकारांत आकारांत शब्दों के पीछे अम आएगा। यानी कहने का तात्पर्य, जुड़ा हुआ कोई शब्द है तो या तो उसके पीछे हमको अम देखना है, और अगर वो दूसरे पद में और इन दोनों के अलावा और कोई स्वर आते हैं तो उनकी जगह उनसे संबंधित ह्रस्व स्वर ही आ सकता है, दीर्घ नहीं आएगा। और उसके पश्चात ये भी निश्चित है कि वहां सु का लोप हो जाता है, यानी उसके पीछे विसर्ग आदि का प्रयोग नहीं होता। तो या तो अम आएगा या फिर यही पहचान है अव्ययीभाव की कि पहला पद अव्यय प्लस दूसरे पद के बाद दूसरे पद के पश्चात या तो अम आएगा या फिर विसर्ग आदि का लोप होगा, विसर्ग नहीं आएगा। और इससे पहले, विसर्ग से पहले ई उ री का प्रयोग होगा, ह्रस्व स्वर का होगा। जहां पर अम में कुछ ऐसे भी उदाहरण आते हैं जिसमें अम का प्रयोग नहीं करते हम, तो वहां केवल ए भी आ सकता है। तो यही एक पहचान है अव्ययीभाव समास के उदाहरणों की कि उसमें विसर्ग का प्रयोग नहीं करेंगे, या तो उनके पश्चात ये आएंगे बिना विसर्ग में, अथवा उनके पश्चात अम आएगा और पहला पद कोई उपसर्ग आदि अव्यय के रूप में रहेगा। ऐसे संख्यावाचक नदी आदियों को छोड़कर, वो हम दूसरे ऑप्शन में पढ़ेंगे। इसके आधार पर अब जैसे पूछा गया, बताओ कि उपहरी कौन सा समास है, हम आराम से उत्तर देंगे। उप एक उपसर्ग है, अव्यय है, हरि शब्द के पश्चात ई है, ह्रस्व है, ह्रस्व स्वर ही होना चाहिए, दीर्घ नहीं होना चाहिए, और उसके पश्चात विसर्ग का प्रयोग नहीं। इसका मतलब यह अव्ययीभाव समास। इसी तरह लिखा जैसे मैंने, जैसे सुनदी। अब बताएं आप, अव्ययीभाव समास है कि नहीं है? अव्ययीभाव समास नहीं है, क्योंकि उपसर्ग तो है लेकिन यहां दीर्घ मात्रा है, इस जगह पर ह्रस्व ही आ सकता है। कहने का तात्पर्य ये चार ही आ सकते हैं, इसलिए ये अव्ययीभाव समास नहीं है। इसका मतलब यहां अगर हम इस तरह का कोई वाक्य लिखते हैं जैसे उपनदी, तब यह अव्ययीभाव समास है। इसी तरह जैसे लिखा इति वेदम, अब देखिए इति एक अव्यय है, पीछे अम आ रहा है, इसका मतलब ये अव्ययीभाव समास है। इस तरीके से इन पहचानों के आधार पर हम अव्ययीभाव समास की पहचान कर सकते हैं कि अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। कल हम इस अव्ययीभाव समास के पूरे जितने भी भेद हैं इसके साथ और जितने भी इसके उदाहरण हैं, जिस जिस उपसर्ग का प्रयोग किया जा सकता है उसको अर्थ सहित पढ़ेंगे। पूरे डिटेल के साथ अव्ययीभाव समास की क्लास कर लेंगे। धन्यवाद।